हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का वेलकम है एग्जाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। इस समय जो यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स प्राचीन इतिहास है उसके टॉपिकों को हम वन लाइनर बुक्स है ये क्विक रिवीजन की तरह हम इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं। और इस समय हमारा आज ये 42 पार्ट है। प्राचीन इतिहास के हम 41 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जो कि ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं और अदर स्टेट के लिए भी, अदर स्टेट या सभी स्टेटों के लिए जो है ये क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। चाहे DSSS हो या MP असिस्टेंट प्रोफेसर हो, UP असिस्टेंट प्रोफेसर हो, LT हो, TGT, PGT, JIC लेक्चरर, ऑल टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आज हमारा 42 पार्ट है जैसा कि हमने बताया। और 2 पार्ट में हमारा ये पूर्व मध्यकाल के क्वेश्चन जो अभी करंट में चल रहे हैं, जो कि 800 से 1200 ईस्वी के क्वेश्चनों को इस समय हम कंप्लीट कर रहे हैं, वो क्वेश्चन भी हमारे 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। और 1 या 2 पार्ट में प्राचीन जो साहित्य से या स्थापत्य कला से क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, जो आज हम कश्मीर राज्य जो कश्मीर के राजवंश से रिलेटेड क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कश्मीर के जो राज्य था इसमें कई राजवंशों ने शासन किया था, जैसे कारकोट वंश है, लोहार वंश है, उत्पल वंश है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आइए उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करते हैं। जो कश्मीर राज्य है, जो कश्मीर का राज्य है, देख लीजिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन को। तो कश्मीर के हिंदू राज्य का जो इतिहास जानने का प्रमुख ग्रंथ है, तो कौन सा ग्रंथ है? तो ये राज तरंगणी ग्रंथ है। और ये किसका ग्रंथ है? कल्हड़ की ने लिखा था। आगे देखिए क्वेश्चन भी है, राज तरंगी ग्रंथ की रचना किस विद्वान ने की थी? तो कल्हड़ ने की थी। कल्हड़ किस जात से संबंधित थे? तो ब्राह्मण जात से संबंधित थे। और कल्हड़ के पिता का क्या नाम था? तो कल्हड़ के पिता का नाम जो है चंपक था। कल्हड़ के पिता चंपक जो है किस शासक के मंत्री थे? तो एक कश्मीर के शासक जो है हर्ष के मंत्री थे। और कल्हड़ ने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना किसके शासनकाल में पूर्ण की थी? तो जयसिंह के शासनकाल में इन्होंने राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना को पूर्ण किया था। और जयसिंह का जो शासनकाल था 1127 से 1159 ईस्वी तक था। राजतरंगिणी में कितने तरंग तथा श्लोक संग्रहित हैं? तो 8 तरंग हैं तथा 8000 श्लोक लगभग जो है इसमें जो है संग्रहित हैं। राजतरंगिणी की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये संस्कृत भाषा में की गई थी। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। जो राजतरंगिणी ग्रंथ का विवरण है, तो इसमें जो है प्रथम 3 तरंगों या अध्यायों में कश्मीर का जो है प्राचीन इतिहास है। चौथे, 5वें और 6ठे तरंगों में जो है, तरंग मतलब अध्याय में जो चौथा, 5वां और 6ठा अध्याय है इसमें कारकोट तथा उत्पल वंश का इतिहास है। और उसके बाद में जो 7वां और 8वां अध्याय है इसमें लोहार वंश का इतिहास जो है वर्णित है। आगे देख लीजिए, जो राजतरंगिणी नामक जो ग्रंथ है ये ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लेखन का प्रथम सफल प्रयास माना जाता है। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। जो सम्राट अशोक के किस पुत्र को कश्मीर में हिंदू सभ्यता का प्रचार करने का श्रेय दिया जाता है? तो जो सम्राट अशोक के पुत्र जालौक थे उनको जो है कश्मीर में हिंदू सभ्यता का प्रचार करने का श्रेय जो है जालौक को दिया जाता है। मौर्य सम्राट अशोक ने कश्मीर राज्य में किस नगर की स्थापना की थी? तो अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर जो है इस राज्य की स्थापना की थी। कुषाण वंशी शासक कनिष्क के समय में बौद्ध संगीत का आयोजन जो कुंडलवन कश्मीर नामक स्थल पर हुआ था, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। और आगे क्वेश्चन देख लीजिए। पूर्व मध्यकाल जो भारतीय इतिहास में किसने जो है प्रमुख राजवंशों में कश्मीर राज्य का शासन किया था? तो कश्मीर राज्य पे जो है जो 3 राजवंश थे, अभी जैसे हमने पहले बताया कि कारकोट वंश थे, उत्पल वंश थे और लोहार वंश थे। आगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी हम पढ़ेंगे। किस हूण शासक ने कश्मीर में 1 वर्ष तक शासन किया था? तो मिहिर कुल जो है हूण शासक था, इसने कश्मीर में जो है 1 वर्ष तक शासन किया था। आगे देख लीजिए कारकोट वंश।
तो कारकोट वंश, जो कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना किसने की थी? दुर्लभवर्धन ने की थी। और कश्मीर के शासक दुर्लभवर्धन की शासनावधि क्या थी? तो 596 से 632 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था दुर्लभवर्धन ने। कश्मीर के शासक दुर्लभवर्धन की शासन के अधीनस्थ जो है पदाधिकारी थे गोनंद वंशी जो है, इनके जो है अधीनस्थ पदाधिकारी थे दुर्लभवर्धन के। और कारकोट वंशी शासक दुर्लभवर्धन के शासनकाल में किस विदेशी यात्री ने कश्मीर की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री हेन सांग थे। इन्होंने जो है, विदेशी यात्री थे, इन्होंने कश्मीर की यात्रा की थी दुर्लभवर्धन के शासनकाल में। आगे देख लीजिए इनके से रिलेटेड क्वेश्चनों को। दुर्लभ वंश के शासक से, दुर्लभ वंश के पश्चात जो है कारकोट वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो दुर्लभवर्धन के पश्चात जो है कारकोट वंश की गद्दी पर आसीन हुए थे दुर्लभक। कारकोट वंश के शासक दुर्लभक की शासनावधि क्या थी? मतलब इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? तो 632 से 682 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कारकोट वंशी शासक दुर्लभक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने प्रतापादित्य की उपाधि जो है धारण की थी। कारकोट वंशी शासक दुर्लभ ने कश्मीर के किस नगर की स्थापना करवाई थी? तो इन्होंने प्रतापपुर नगर की जो है स्थापना करवाई थी दुर्लभक ने। कारकोट वंशी शासक जो दुर्लभक थे, इनके कितने पुत्र थे? तो इनके 3 पुत्र थे। दुर्लभक के 3 पुत्रों का नाम क्रमशः क्या था? तो इनके जो प्रथम पुत्र थे उनका नाम चंद्रापीठ था, जिन्हें वज्रादित्य के भी नाम से जाना जाता है। दूसरे पुत्र इनके तारापीठ थे, जिन्हें उदयादित्य के नाम से जाना जाता है। और तीसरे पुत्र जो हैं इनके मुक्तापीठ थे, जिन्हें ललितादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कारकोट वंशी शासक दुर्लभक के पश्चात कारकोट वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो दुर्लभक का पुत्र चंद्रापीठ जो थे, जिन्हें वज्रादित्य के भी नाम से जाना जाता है, ये जो है दुर्लभक के बाद जो है इनके पुत्र जो है कारकोट वंश की गद्दी पर आसीन हुए थे। किस कारकोट वंशी शासक के काल में सिंध पर अरबों का आक्रमण हुआ था? तो जो चंद्रापीठ थे, इन्हीं के शासनकाल में जो है सिंध पर जो है अरबों का आक्रमण हुआ था। कल्हड़ ने किस कारकोट वंशी शासक को उसकी न्यायप्रियता तथा ईमानदारी की प्रशंसा की थी? तो कल्हड़ ने जो है चंद्रापीठ जो शासक थे, दुर्लभक के जो पुत्र थे, उनकी जो है न्यायप्रियता तथा ईमानदारी की प्रशंसा की थी कल्हड़ ने। कारकोट वंशी शासक चंद्रापीठ के पश्चात सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो तारापीठ आसीन हुए थे, जो कि इनके दूसरे भाई थे, चंद्रापीठ के ही भाई थे, जिन्हें तारापीठ को उदयादित्य के नाम से भी जाना जाता है। कल्हड़ ने किस कारकोट वंशी शासक को क्रूर तथा निर्दयी बताया था? तो जो तारापीठ थे, इनको जो है क्रूर तथा निर्दयी बताया था। कारकोट वंशी शासक तारापीठ, जिन्हें उदयादित्य के नाम से भी जाना जाता है, के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? मतलब सिंहासन पर आसीन हुआ था, राजपाट संभाला था। तो मुक्तापीठ ललितादित्य ने फिर तारापीठ के बाद जो है शासन किया था, जो कि इनके तीसरे भाई थे। कारकोट वंशी शासक मुक्तापीठ, जिन्हें ललितादित्य के भी नाम से जाना जाता है, इनकी शासनावधि कब से कब तक थी? तो 724 से 760 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। ललितादित्य मुक्तापीठ जो है किस शासक की सहायता से तिब्बतियों को पराजित किया था? तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन की सहायता से इन्होंने जो है तिब्बतियों को पराजित किया था। अरबों पर विजय का श्रेय जो है किस कारकोट वंशी शासक को जाता है? तो ललितादित्य को जाता है, क्योंकि ये एक श्रेष्ठ शासक हुए थे और योग्य शासक भी हुए थे। कारकोट वंशी शासक ललितादित्य की सबसे महत्वपूर्ण विजय किसके विरुद्ध थी? तो कन्नौज के शासक यशोवर्मन के विरुद्ध थी। कश्मीर के प्रसिद्ध मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। वैसे इनका नाम मुक्तापीठ था और ललितादित्य जो है इनका ललितादित्य के भी नाम से जाना जाता था, तभी इनका दोनों नाम जोड़ दिया जाता है, ललितादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था। कश्मीर का स्थापत्य
कला तथा दक्षिण कला का प्रसिद्ध नमूना या उदाहरण जो है किस मंदिर को माना जाता है? तो मार्तंड का सूर्य मंदिर जो है यह जो है स्थापत्य कला या दक्षिण कला का जो है उदाहरण माना जाता है। किस कारकोट वंशी शासक की सर्वाधिक शक्तिशाली तथा साम्राज्यवादी शासक माना जाता है? तो ललितादित्य मुक्तापीड को जो है सर्वाधिक शक्तिशाली तथा साम्राज्यवादी शासक जो है माना जाता है। कारकोट वंशी शासक ललितादित्य मुक्तापीड ने किस नगर की स्थापना करवाई थी? तो परिहासपुर नगर की स्थापना करवाई थी। और कारकोट वंशी की किस शासक ने यशोवर्मन के दरबारी कवि वाकपति तथा भवभूति की कश्मीर बुलाकर अपने राज दरबार में रखा था? तो ललितादित्य मुक्तापीड ने जो है वाकपति तथा भवभूति को जो है कश्मीर में बुलाकर जो है अपने राज दरबार में रखा था, जो कि यशोवर्मन के दरबारी कवि थे। आगे देखिए इनके क्वेश्चनों को। कारकोट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयापीड था, जिन्हें विनयादित्य के नाम से जाना जाता है। और कारकोट वंशी शासक जयापीड या विनयादित्य के दरबारी विद्वान कौन थे? तो दामोदर गुप्त थे, उदय भट्ट थे, वामन भट्ट एवं क्षीर थे। कारकोट वंशी शासक जयापीड या विनयादित्य की मृत्यु कब हुई थी? तो 810 ईस्वी में हुई थी। आगे देख लीजिए उत्पल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? तो उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ था। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने करवाई थी? तो अवंतीवर्मन ने करवाई थी। उत्पल वंशी शासक अवंतीवर्मन की शासनावधि क्या थी? तो 855 से 883 ईस्वी तक थी। उत्पल वंशी शासक कृषि की उत्तम व्यवस्था के लिए जो है किस विधि का प्रयोग सर्वाधिक प्रचलित करवाया था? तो जो कृषि की उत्तम व्यवस्था के लिए इन्होंने सिंचाई व्यवस्था का जो है सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग करवाया था। उत्पल वंशी शासक अवंतीवर्मन ने किस नगर की स्थापना करवाई थी? तो सूर्यपुर अवंतीपुर नगर की जो है इन्होंने स्थापना करवाई थी। सिंचाई हेतु सर्वाधिक नहरों का निर्माण जो है किस शासक ने करवाया था? तो अवंतीवर्मन ने करवाया था। आगे देख लीजिए उत्पल वंश से संबंधित जो प्रमुख विद्वान और उनसे रिलेटेड ग्रंथ थे। तो विद्वान जो आनंदवर्धन थे उनका ग्रंथ था धवन्यालोक, और जो रत्नाकर विद्वान थे उनका ग्रंथ था हरिविजय। उत्पल वंशी अवंतीवर्मन के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? तो शंकर वर्मन जो है सिंहासन पर आसीन हुए थे। उत्पल वंशी शासक शंकर वर्मन की शासनावधि क्या थी? तो 885 से 902 ईस्वी तक थी। किस उत्पल वंशी शासक ने दरवाभिसार जो कि झेलम या चिनाब के बीच स्थित था, और तिरगत जो कि कांगड़ा में था, तथा गुर्जर की विजय की थी? तो शंकर वर्मन ने की थी। किस उत्पल वंशी शासक ने जनता का भारी कर मतलब टैक्स लगाया था? तो शंकर वर्मन जो शासक थे इन्होंने जनता पर भारी टैक्स लगाया था, टैक्स या कर लगाया था। शंकर वर्मन के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? तो गोपाल वर्मन सिंहासन पर आसीन हुए थे, और गोपाल वर्मन का शासनकाल जो है 902 से 904 ईस्वी तक था। उत्पल वंश की किस महिला शासिका ने शासन किया था? तो जो रानी दिद्दा थी ये उत्पल वंश की ही थी, और यही महिला जो है शासिका थी जिन्होंने इन्होंने शासन किया था। रानी दिद्दा का विवाह जो है किस वंश से संबंधित था? तो लोहार वंश से संबंधित था। लोहार वंश में इनकी विवाह हुआ था। रानी दिद्दा का विवाह किसके साथ हुआ था? जो उत्पल वंशी शासक क्षेमगुप्त थे इनके साथ जो है इनका विवाह हुआ था। और रानी दिद्दा की मृत्यु के बाद कौन सिंहासनासीन हुआ था? तो रानी दिद्दा का जो भतीजा संग्राम राज था वो सिंहासनासीन हुआ था, मतलब शासन किया था। रानी दिद्दा ने जो है किन दो नगर की स्थापना करवाई थी? तो एक दिद्दापुर एवं कंकनपुरा नामक जो है इन दो नगरों की इन्होंने स्थापना करवाई थी। रानी दिद्दा ने अपने पौत्र नंदन गुप्त की स्मृति में किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दिद्दा स्वामिन मंदिर का जो है इन्होंने निर्माण करवाया था। आगे देख लीजिए फिर इसके बाद जो कश्मीर राजवंश में सबसे अंतिम राजवंश था लोहार वंश। तो लोहार वंश से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना
का श्रेय किसे दिया जाता है? तो संग्राम राज को दिया जाता है। और संग्राम राज की किस मंत्री की हत्या महमूद गजनवी से परास्त होने के उपरांत कर दी थी? तो तुंग जो है मंत्री थे, इनकी हत्या जो है महमूद गजनवी से परास्त होने के उपरांत जो है कर दी गई थी। संग्राम राज के पश्चात जो है लोहार वंश के सिंहासन पर कौन आसीन हुआ था? तो अनंत आसीन हुए थे। और लोहार वंशी शासक अनंत की धर्मनिष्ठा जो है पत्नी का नाम क्या था? तो सूर्यमती जो है इनकी पत्नी का नाम था, अनंत की पत्नी का नाम। बृहत्कथा मंजरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के रचयिता जो क्षेमेंद्र थे, इनको किस शासक का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो लोहार वंशी शासक जो अनंत थे, इन्हें संरक्षण प्राप्त था। अनंत के शासनकाल में किस मंत्री ने कश्मीर में आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार की योजनाएं लागू की? तो हलधर जो मंत्री थे, इन्होंने जो है कश्मीर में आर्थिक तथा प्रशासनिक योजनाएं जो है लागू की थी। जो हलधर जो है एक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त थे। अनंत के पश्चात जो है लोहार वंश की गद्दी पर कौन आसीन हुआ था? तो कलश आसीन हुए थे। और लोहार वंशी शासक कलश की शासनावधि क्या थी? तो 1063 ईस्वी से 1089 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। लोहार वंशी शासक कलश के पश्चात कौन सिंहासनासीन हुआ था? तो कलश का पुत्र हर्ष जो है शासन किया था, यह सिंहासनासीन हुआ था। लोहार वंशी शासक हर्ष का आश्रित कवि या विद्वान कौन था? तो कल्हड़ जो है हर्ष के आश्रित कवि और विद्वान थे। किस लोहार वंशी शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की नियुक्ति की थी? तो हर्ष जो है ये लोहार वंशी शासक थे, इन्होंने अपनी सेना में मुसलमानों की नियुक्ति की थी। किस लोहार वंशी शासक ने देवोत्पत्तनायक नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी, और जिसका कार्य जो है मंदिरों को लूटकर व मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर धन एकत्र करना था? तो हर्ष ने ऐसा किया था। किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? तो हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। लोहार वंशी शासक हर्ष के मृत्यु के पश्चात क्रमशः किस शासकों का उल्लेख मिलता है? तो उच्छल, सुसल और सुसस्सल, भिक्षाचार और जयसिंह, ये 4 शासकों का जो है क्रमशः उल्लेख जो है मिलता है। एक बार और देख लीजिए क्योंकि नाम थोड़ा अजीब है। उच्छल, सुसस्सल और भिक्षाचार, जयसिंह जो है क्रमशः इन शासकों का उल्लेख जो है मिलता है। लोहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये जयसिंह थे, जिनका शासनकाल 1028 से 1055 ईस्वी तक था। फिर उसके बाद देख लीजिए कामरूप का वर्मन वंश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए। जो कामरूप के वर्मन वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो पुष्यवर्मन को माना जाता है। और कामरूप के वर्मन वंशी शासक पुष्यवर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पुष्यवर्मन ने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की थी। वर्मन वंशी शासक पुष्यवर्मन ने अपनी राजधानी कहाँ बसाई थी? तो पुष्यवर्मन ने अपनी राजधानी जो है प्राग ज्योतिषपुर, जो कि असम में है, यहाँ पर इन्होंने अपनी राजधानी बसाई थी। कामरूप के वर्मन वंश का इतिहास जानने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो जो निधनपुर ताम्रपत्र लेख है और नालंदा का जो मुद्रा लेख है और हर्षचरित, ये तीनों जो है कामरूप के जो वर्मन वंश का इतिहास जानने के प्रमुख स्रोत हैं। इनसे इनकी जानकारी जो है मिलती है। किस वर्मन वंशी शासक के समय जो है वर्मन वंश का राजनैतिक प्रभुत्व में वृद्धि हुई थी? तो भूतिवर्मन के शासनकाल में जो है राजनैतिक प्रभुत्व में जो है वृद्धि हुई थी। वर्मन वंशी शासक पुष्यवर्मन के समकालीन गुप्त शासक कौन था? तो गुप्त शासक जो है समुद्रगुप्त था। किस वर्मन वंशी शासक ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था? तो पुंडवर्धन ने करवाया था। किस वर्मन वंशी शासक ने के शासनकाल में गौड़ नरेश शशांक ने आक्रमण किया था? तो सुप्रतिष्ठित वर्मन जो थे, इनके शासनकाल में गौड़ नरेश शशांक ने जो है आक्रमण किया था। सुप्रतिष्ठित वर्मन के पश्चात जो है वर्मन वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो भास्कर वर्मन जो है सुप्रतिष्ठित वर्मन के पश्चात जो है उत्तराधिकारी बने थे, भास्कर वर्मन। वर्मन वंशी शासक भास्कर वर्मन की मित्रता या मैत्री संबंध जो है किस शासक के साथ थी? तो जो वर्धन वंशी शासक हर्षवर्धन थे, इनके साथ जो है इनके अच्छे संबंध थे, मित्रता थी और यह मैत्री संबंध जो है
भास्कर वर्मन के हर्षवर्धन के साथ थे। किस वर्मन वंशी शासक को हर्षचरित ग्रंथ में महाराजा धीराज कहा गया है? तो सुशिष्ट वर्मन, जिन्हें मृगाल के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें जो है हर्षचरित ग्रंथ में महाराजा धीराज कहा गया है। भास्कर वर्मन का कौन सा दूत जो है हर्षवर्धन के पास मित्रता का प्रस्ताव लेकर गया था? तो हंसवेग गया था। चीनी यात्री हेनसोंग जो है किस वर्मन वंशी शासक के दरबार में गया था? तो हेनसोंग जो है भास्कर वर्मन के दरबार में गया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है वर्मन शासकों के किन क्षेत्रों को जीतकर जो है वर्मन साम्राज्य में विस्तार किया गया था? तो कर्ण और सुवर्ण जो है इन शासकों के क्षेत्रों को जो है जीतकर जो है वर्मन साम्राज्य में मिला लिया गया था और फिर उसका जो है विस्तार किया गया था हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। वर्मन वंश का अंतिम महान शासक कौन था? तो भास्कर वर्मन जो है अंतिम महान शासक थे। वर्मन वंश के पतन के पश्चात जो है कामरूप जो है किस साम्राज्य का अंग बन गया था? तो पाल साम्राज्य का जो है अंग बन गया था कामरूप। आगे देख लीजिए इनके रिलेटेड क्वेश्चन को। जो निधनपुर ताम्रपत्र लेख है और नालंदा मुद्रा लेख है तथा हर्षचरित से प्राप्त जो है वर्मन वंश के शासकों के जो नाम हैं उनको देख लीजिए। पुष्यवर्मन, समुद्रवर्मन, बालवर्मन, कल्याणवर्मन, गणपतिवर्मन, महेंद्रवर्मन, नारायणवर्मन और भूतिवर्मन, चंद्रमुखवर्मन, स्थितवर्मन, सुस्थितवर्मन और सुप्रतिष्ठित वर्मन। और सबसे अंतिम शासक कौन थे? भास्कर वर्मन। इन शासकों का उल्लेख जो है इन तीनों अभिलेखों से जो है प्राप्त होता है। आगे देख लीजिए जो नेपाल का राज्य था उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देख लीजिए। नेपाल के प्राचीन राज्य किन नदियों के बीच जो है स्थित था? तो गंडक तथा कोशी नदियों के बीच स्थित था नेपाल का प्राचीन राज्य। नेपाली इतिहास का प्रमुख स्रोत कौन कौन से थे? तो वंशावलियाँ थी, अभिलेख थे, मुद्राएं थी तथा चीनी तिब्बती लेखों का विवरण जो है इनके प्रमुख स्रोत थे। वंशावलियों के अनुसार नेपाल पर सर्वप्रथम जो है किस वंश ने शासन किया था? तो गोपालक वंश ने शासन किया था। गोपालक वंश के पश्चात जो है किस राजवंश ने शासन किया था? तो आभीरों का शासन था। आभीरों के पश्चात जो है किस राजवंश ने शासन किया था? तो किरातों का शासन था। नेपाल राज्य में जो है कितने किरात राजाओं ने शासन किया था? 29 किरात राजाओं ने जो है शासन किया था। किरातों के पश्चात जो है नेपाल राज्य को किसने विजित किया था? तो निमिष नामक जो है भारतीय क्षत्रिय राजकुमार ने जो है विजित किया था। निमिष वंश के कितने राजाओं ने नेपाल पर शासन किया था? तो 5 राजा थे जिन्होंने नेपाल पर शासन किया था निमिष वंश के। और निमिष वंश का विनाश जो है किस वंश के ने नेपाल के शासक ने स्थापित किया था? तो लिच्छवी राजवंश ने जो है निमिष वंश का विनाश कर जो है लिच्छवी राजवंश जो है इन्होंने नेपाल में स्थापित किया था। अभिलेखों के अनुसार कितने लिच्छवियों राजाओं ने नेपाल में जो है राज्य किया था? तो 28 राजा ने जो है जो लिच्छवी राजा थे उन्होंने 28 राजाओं ने नेपाल में राज्य किया था। नेपाल लिच्छवियों को पवित्र बौद्ध किस विदेशी यात्रियों द्वारा बताया गया था? तो जो चीनी यात्री हेनसोंग है उनके द्वारा जो है पवित्र बौद्ध बताया गया था। गुप्त वंश के पतन के पश्चात जो है नेपाल में किस शासक ने नेतृत्व कर पुनः लिच्छवियों का उत्कर्ष हुआ था? तो जो मानदेव थे जो गुप्त वंश के पतन के पश्चात। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिए। गुप्त वंश के पतन के पश्चात नेपाल के किस शासक के नेतृत्व में पुनः लिच्छवियों का उत्कर्ष हुआ था? तो जो मानदेव थे उनके नेतृत्व में जो है पुनः लिच्छवियों का जो है उत्कर्ष हुआ था। 7वीं सदी में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर किस राजमंत्री ने लिच्छवी वंश की राज सत्ता अधिग्रहण कर लिया था? तो जो अंशु वर्मा थे जो कि एक मंत्री थे, इन्होंने जो है इनकी अव्यवस्था का लाभ उठाकर जो है लिच्छवी राजवंश की राज सत्ता पर जो है अधिग्रहण कर लिया था। अंशु वर्मा ने नेपाल के किस वंश की स्थापना की थी? तो वैश्य ठाकुरी वंश की जो है इन्होंने स्थापना की थी। अंशु वर्मा प्रारंभ में किस लिच्छवी शासक का सामंत था?
तो शिवदेश प्रथम का जो है सामंत थे ये। किस तिब्बती नेता ने अंशु वर्मा के शासनकाल में नेपाल पर आक्रमण किया था? तो शांग ने जो है नेपाल पर आक्रमण किया था। अंशु वर्मा ने अपनी पुत्री का विवाह जो है किसके साथ कर मैत्री संबंध स्थापित किए थे? तो जो तिब्बती नेता जो है शांग थे, इनके साथ जो है अपनी पुत्री का विवाह कर जो है इन्होंने मैत्री संबंध जो है स्थापित किए थे। नेपाल के जो वैश्य ठाकुरी वंश के किस शासक के सिक्कों पर जो है महाराजा धीराज की उपाधि मिलती है? तो अंशु वर्मा के सिक्कों पर जो है महाराजा धीराज की उपाधि जो है मिलती है। और नेपाल के वैश्य ठाकुरी वंश के शासक जो अंशु वर्मा के अभिलेख जो है किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो काठमांडू, देवीपाटन, पाटन और बागमती से जो है इनके अभिलेख जो है प्राप्त हुए हैं इन स्थलों से। वैश्य ठाकुरी वंश के शासक अंशु वर्मा की मृत्यु के बाद जो है नेपाल में पुनः किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो नेपाल में पुनः जो है लिच्छवी वंश का शासन जो है स्थापित हुआ था। अंशु वर्मा के पश्चात जो है किस लिच्छवी शासक ने शासन किया था? तो नरेंद्र देव ने शासन किया था। और लिच्छवी शासक नरेंद्र देव के पश्चात जो है किसने सिंहासनासीन हुआ था? तो लिच्छवी शासक नरेंद्र देव के पश्चात जो है शिवदेव जो है सिंहासनासीन हुए थे या शासन किया था। लिच्छवी के शासक जो शिवदेव थे, ये किसके समकालीन राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो जो शिवदेव थे इन्होंने मौखरी राजवंश के साथ जो है वैवाहिक संबंध जो है स्थापित किया था। लिच्छवी के पश्चात जो है नेपाल राज्य पर किसका अधिकार हो गया था? तो तिब्बत का अधिकार हो गया था लिच्छवी राजवंश के पश्चात। आगे देख लीजिए जो उड़ीसा के राजवंश से इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, इतने कर लीजिए, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन कल हम कंप्लीट करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उड़ीसा के जो राजवंश में जो शैलोद्भव वंश था उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, 2 क्वेश्चन है। तो शैलोद्भव वंश की उत्पत्ति जो है किस क्षेत्र में हुई थी? तो उड़ीसा के कोगंद क्षेत्र में हुई थी, जो कि आधुनिक जो है ये पुरी तथा गंजाम जिले में आता है। और शैलोद्भव वंशी शासक का प्रारंभ में किस वंश के अधीन जो है या सामंत थे? तो जो गौड़ वंशी शासक शशांक थे उनके जो है सामंत थे। इससे रिलेटेड कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। हो सकेगा कल हमारा पूर्व मध्यकाल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएं। तो ठीक है, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मैं डेली हर वीडियो में लास्ट में ज़रूर बोलती हूँ, और इसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा। और इसलिए क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि आर्ट टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप कई बार रिवीजन करिएगा, जिससे आपका पूरी अच्छे से रिवीजन हो जाए और कन्फ्यूजन न रहे क्वेश्चनों में। ठीक है, आज के लिए इतने, कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।